मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अन्नू आरजे 25। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी प्रिया। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम रामू है। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर जयपुर नगर में रहता हूँ। वहीं मैं और मेरा परिवार रहता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। पिताजी खूब कमाते हैं और मैं कॉलेज में उस दिनों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह उस समय की बात मैं जब पढ़ता था। आज मैं आपको मेरी अचानक घटी एक घटना के बारे में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस समय मैं उतना होशियार भी नहीं था। हमारे घर में मेरी मम्मी सविता और मेरे पिताजी अंकित रहते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, जैसे किसी अमीर का बंगला हो। पिताजी हमेशा सुबह काम पर निकल जाते थे और रात को देर से घर आते थे। उस समय घर पर मैं और मेरी मम्मी सविता ही होते थे। मैं कुछ देर पढ़ाई करता और फिर सो जाता था, लेकिन मम्मी सविता हमेशा पिताजी का इंतजार करते रहते थे। उस समय मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने मम्मी सविता की तेज आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, क्या कर रही हो तुम? रात के 4:30 बजे तक घर आते हो और कहते हो ऑन पीस के काम था। रात के 3 बजे ऑन पीस का काम चलता है। सीधे सीधे कहो, नहीं कहते कि उस अंकिता के साथ थे। मम्मी सविता काफ़ी गुस्से में थी। मेरी मम्मी सविता आमतौर पर किसी पर गुस्सा नहीं करते थे। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। मम्मी सविता बहुत गुस्से में थे। मैं 2 बजे कॉलेज से आता था तो मम्मी उससे बोली, पापा से बोलने लगी कि तुम इतना लेट 2-3 बजे आते हो। तो मैं बोला, मैं 2 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ना फिर चुप रहो। पिताजी अंकित ने तेज आवाज में मम्मी सविता से कहा, जो चाहिए था मैं मिल रहा है। पैसा कहने इन सब के अलावा भी कोई सुख होता है। अब और मत बोलो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। 3-4 महीने हो गए हैं तुमने मुझे छुआ तक नहीं है। आखिर उस अंकिता में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मम्मी सविता की आवाज़ और तेज हो गई। तब पिताजी अंकित गुस्से में बोले, बार बार अंकिता का नाम मत लो, नहीं तो क्या करोगे? मम्मी ने उल्टा जवाब दिया। उस समय पिताजी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तभी अचानक धमाके की आवाज़ आई। उसके साथ ही मम्मी सविता की चीख से पूरा घर गूंज उठा। मैं तुरंत अपने कमरे से भागकर उसके बेडरूम में की ओर गया। जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं सन में रह गया। पिताजी मम्मी को बेड से मार रहे थे। मम्मी दर्द से चीख रही थी, लेकिन पिताजी अंकित रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मम्मी सविता के ऊपर छलांग लगा दिया ताकि उन्हें बचा सकूं, लेकिन पिताजी अंकित अभी भी नहीं रुक रहे थे। मुझे भी 2-4 फटकार लगे। पापा रुक गया और तिल मिलाने से हुए मेरी ओर गुस्से में देखने लगे। फिर घर से बाहर चले गए। फिर मैंने मम्मी सविता की ओर देखा। मम्मी की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। मैंने मम्मी सविता को सहारा देकर उठाया। उठते समय मम्मी सविता करा उठी। मैंने उन्हें बेड पर बैठाया। तब तक उसके हाथ पैर पीठ पर लाल निशान पड़ गए थे। यह देखकर मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया। कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कोई अपनी पत्नी को ऐसे मारता है भला? फिर मैं जल्दी से किचन में गया। एक कटोरी में तेल लिया, हल्दी मिलाई और मम्मी सविता के पास ले आया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगे 2-4 फटकार की चोट महसूस हो रही थी। मम्मी सुसक कर रो रही थी। फिर मैंने मम्मी सविता के हाथ और पीठ पर तेल और हल्दी का मिश्रण लगाना शुरू किया जहाँ उन्हें मार लगे थे, और उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि बेल्ट से मारने पर तो बहुत ही दर्द होगा ना। मिश्रण लगाने के बाद मैंने कटोरे को
एक और रख दिया और मम्मी सविता के पास बैठ गया। मम्मी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। फिर वह मेरी गर्दन में से सिर छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी सविता के आंसुओं से मेरा कंधा भीग गया। मैं उनकी पीठ थपथपा रही कर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे के और लगे रहे। तभी मम्मी सविता के हाथ जब मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे तो दर्द की तेज लहर उठी और मैं कराह उठा। मम्मी सविता को जैसे ही इसका एहसास हुआ तो वह तुरंत मुझसे दूर हट गई और फिर मम्मी ने मेरा शर्ट ऊपर उठाया और उसे कटोरे से तेल लगाने लगे। लगाते समय भी मैं सुसक कर रो रही थी। क्यों मेरे लिए बीच में आया बेवजह, तुझे मार पड़ी। मम्मी सविता ने ऐसा कहा कि फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी सविता तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? जब मैंने यह पूछा तब मम्मी सविता मेरी ओर देखते हुए बोली, तुझे बताऊं या ना बताऊं ऐसा सोच रही हूँ, छोड़, पर अब तुझे यह सब जान लेना चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हारे पापा ऑन पीस की कंपनी में काम करते हैं। एक लड़के के साथ में चक्कर चलता है और रात को देर से आते हैं और मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके लिए तो मुझे यह बताते हुए भी शर्म आ रही है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। कई बार तो मन करता है कि अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तेरा क्या होगा, यह सोचकर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया। पर सच में अब यह जिंदगी से थक चुकी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है एक ही घर में रहूंगी, लेकिन उनसे कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। मम्मी सविता की यह बातें सुनकर मैं सोच रहा था कि मैं पड़ गया। इतनी खूबसूरत और सुशिक्षित और समझदार मम्मी सविता होने के बावजूद पापा अंकित किसी दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए। मन ही मन मैंने पापा अंकित के इस कर्म को दोषी ठहराया। मम्मी सविता वाकई बहुत सुंदर थी। सुंदर चेहरा, नाजुक नाक, गुलाबी होठ, 5.5 फीट की हाइट, गोरा रंग, एकदम किसी चित्र में बनाई गई देवी की तरह दिखाई देते थे। फिर भी पिताजी अंकित को उनकी सुंदरता क्यों नहीं देखते। उस दिन के बाद से मम्मी ने पापा अंकित से बात करना बंद कर दिया। मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगे। पापा अंकित महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे, टीवी के पास वाली दराज में पैसे रख देते थे। अब तो पापा अंकित घर पर खाना भी नहीं खाते हैं। मैं उस औरत के घर से ही खाकर आते थे और कभी कभी घर आते भी थे और कभी कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे तो वह महीने में 1-2 बार आया करते थे। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक IT कंपनी में काम करने लगा था और अब मैं 24 साल का हो गया था। रोज का व्यायाम करता, अच्छा खान पीन करता और जिम भी करता था। इसकी वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो पापा अंकित महीने में 2-3 बार आते थे। मुझसे भी कम ही बात करते थे। हालांकि मम्मी सविता वो सदमे से उबर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैंने घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी करवा लिया। बचपन से मम्मी के साथ रहने के कारण मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मम्मी सविता ही मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। संध्या के समय जब मैं काम से घर लौटता तो मैं फ्रेश होकर चाय पीता और फिर बेडरूम में जाकर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाता। यह मेरा समय बिताने का जरिया बन गया था। उस वक्त मेरी उम्र
के कारण मैं इंटरनेट पर तरह तरह की फिल्में देखता रहता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा माँ बेटे के बीच के फिल्म पसंद आने लगे। फिर धीरे धीरे मेरी नज़रें लैपटॉप से हटके मम्मी सविता को देखने के तरीके में भी बदलाव आने लगा। एक दिन सोमवार का दिन था, रात के करीब 8 बजे थे। अचानक पापा अंकित घर आए। हमारा मम्मी सविता के नाम पर था। पापा मम्मी से कहने लगे कि घर उनके नाम कर दे। तब मम्मी सविता ने इनकार किया तो पापा अंकित उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। मम्मी सविता चुपचाप सुनती रही। तभी पापा अंकित ने मम्मी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। यह देख अब मेरा खून खौल उठा था। पापा उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा अंकित, अब बहुत हुआ। अब हमेशा यह तमाशा बहुत हो चुका है। अब और नहीं सहन कर सकता। आज से इस घर में कदम रखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मम्मी ने भी गुस्से में पापा अंकित को खूब डांटा। पापा मम्मी सविता की ओर जोर से डांटने पर अचानक रुक गए और मेरे ताकतवर शरीर को देखकर वहां से चले गए। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मम्मी सविता के पास चला गया। मम्मी ने मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखा और दौड़ते हुए आई। फिर मुझे गले से लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी मम्मी की कमर को कसकर पकड़ लिया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मम्मी सविता हिचकियां ले रही थी और बोल रही थी, ठीक किया बेटे, इस आदमी की औकात है। आज के बाद अगर यह घर में दोबारा न आए तो अच्छा ही होगा। मम्मी सविता बोली, अब इस घर में उसके आने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आ भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने गुस्से में मम्मी से कहा। फिर मम्मी सविता ने चिंतित होते हुए कहा, रामू बेटा, मत उलझ उस आदमी से। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर मैंने भावुक होकर बोला, तू चिंता मत कर मम्मी, उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी इसलिए हम मजबूर थे, लेकिन अब मेरे पास अच्छी नौकरी है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने मम्मी को आश्वासन देते हुए कहा। फिर एक दिन मैं दोपहर में काम से घर वापस आया। मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, अंदर आया। तभी मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया। तब दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की खोल से अंदर झांका और देखा कि मम्मी सविता अंदर किसी के साथ थी। जो नज़ारा मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया। लगभग 20 मिनट तक मैं ही देखता रहा। अचानक मम्मी सविता बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं दरवाजे से हट गया और धीरे से बाहर बरामदे का दरवाज़ा खोला। फिर जोर से कहा, मम्मी मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? यह कहते हुए मैंने अपने हाथों में पकड़ा बैग सोफे पर रख दिया और जूतों के फीते खोलने लगा। कुछ ही देर में मम्मी सविता ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। मुझे अचानक देखकर उनके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के भाव थे। मैंने जल्दी से अपने जूते उतारे और बेडरूम में चला गया। टेबल पर मुझे केले की प्लेट दिखाई दी। मैंने एक केला उठाया और खाने लगा। मम्मी सविता मेरे पीछे पीछे आई। मैं जैसे ही केले को खाना वाला था, मम्मी सविता कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही केले को मुंह में डाल लिया था। मम्मी हैरान से मेरी ओर देख रही थी और मैं शांति से केला खा रहा था। केला थोड़ा कच्चा था, इसलिए पूरी तरह से मीठा नहीं था। मम्मी, केले बहुत अच्छे हैं और क्या? मैंने केले खाते हुए मम्मी से पूछा। मम्मी सविता ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अपने मुंह में ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केले का स्वाद इतना अच्छा था कि कुछ मत पूछो। केले खाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया। फिर कमरे में जाकर लैपटॉप खोल लिया। फिर मैं एक
मूवी देखने लगा। फिर रात के खाने के बाद मैं बेडरूम में सोने लगा। थोड़ी देर में मम्मी सविता भी सब काम निपटा कर मैं सोने आई। मम्मी सविता ने हल्के गुलाबी रंग का कपड़े पहने हुए थे। मैंने लैपटॉप से नजरें हटाकर मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने नीचे झुककर तकिया ठीक कर रही थी। तकिए सही करने के बाद मम्मी सविता बिस्तर पर लेट गई। तब मैंने भी अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर लाइट बंद किया। सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरे में हमें अच्छी नींद आती थी। मेरे दिमाग में दिन की मैं घटना बार बार घूम रही थी। बहुत देर तक मैं जागा रहा, जबकि मम्मी सविता शांति से सो रही थी। कुछ समय बाद मम्मी सविता ने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। फिर उन्होंने छत की ओर मुँह करके लेटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब मम्मी सविता जागे नहीं तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे मम्मी सविता की ओर देखने लगा। मम्मी सविता ने कुछ ही पलों में मेरी ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने समझ लिया कि मैं अभी भी जाग रही है। मैं थोड़ी देर बाद खुद को संतुष्ट महसूस किया। मम्मी सविता भी खुश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि उन्हें भी संतोष मिला है। मम्मी सविता दिन भर से परेशान थी। सविता, क्या हुआ? तुम चुप रहो क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने जब ऐसा पूछा तब उन्होंने बोला, नहीं रे बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तूने पापा को इतना भला बुरा कहा। मम्मी सविता को बहुत खुश किया। फिर मैंने मम्मी सविता के पेट पर प्यार से हाथ फेरते हुए, मम्मी सविता, अब से तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मम्मी सविता के कान में धीरे से कहा। ऐसा कहा? मम्मी सविता बोल उठी। बेटा, तुझे यह कैसे पता चला? मम्मी सविता ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि आप दोपहर जब मैं घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे को खोला और देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया कि अब से मम्मी सविता को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। रामू, मेरे राजा तो कितना प्यार करते हैं अपनी मम्मी से। मम्मी भावुक होकर बोली, हाँ अम्मी, अब से तुम्हें मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, अब पापा अंकित के भी हमें सताने नहीं आएंगे। अब मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे, इसलिए तुम अब चिंता मत करना। हम अब सुख से रहेंगे। मैंने मम्मी सविता को आश्वस्त किया। उस दिन हम दोनों ने सुख शांति का आनंद लिया, फिर आराम से सो गए। अगली सुबह मम्मी सविता ने सारे काम निपटाए और मुझे उठाने आई। मैंने जल्दी से तैयार होकर चाय पिया और हम दोनों गपशप करने लगे। तभी हमने देखा कि पापा अंकित अचानक से आकर हमारे सामने खड़े हो गए। तभी मम्मी ने पापा से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बार कह दिया कि हम यह घर नहीं देंगे, तो फिर क्यों आए हो? पापा अंकित ने जवाब दिया, मुझे अब घर नहीं चाहिए। मैं बस यह बताने आया हूँ कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर मम्मी सविता ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, मम्मी, जो तुम्हें सही लगे मैं करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा करो। मम्मी सविता ने फिर पापा अंकित को तलाक के लिए हाँ कह दिया। दोपहर को मम्मी और पापा दोनों ऑफिस गए। अपनी बाकी कानूनी काम निपटा कर लौटे। उसके बाद से पापा अंकित कभी हमें दिखाई नहीं दिए और हमने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम दोनों अब अपने ही घर में खुश थे और पापा अंकित भी अपने सेक्रेटरी के साथ खुश थे। अब हम दोनों अकेले रहते थे और अपने सुख दुख का ख्याल रखते थे। ऐसे ही चलते चलते अब कई साल बीत चुके थे। अब मम्मी सविता मुझसे कहने लगी कि अभी तेरा बहुत जीवन बाकी है, तू किसी अच्छी लड़की को
देख ले जिससे मैं तेरा विवाह करा सकूं। और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मम्मी सविता, तुम तो मेरी मम्मी हो। फिर हम दोनों हंसने लगे। अगले कुछ महीनों तक हमारे जीवन बहुत शांति और खुशी से बीत रहा था। मम्मी सविता और मैं अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन मम्मी सविता की बात मेरे दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। उन्होंने कहा था कि अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। एक दिन मम्मी सविता से खुलकर बात किया। मैंने उनसे कहा, मम्मी सविता, आपने सही कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने जीवन में अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की जरूरत है। मम्मी सविता ने मेरे चेहरे की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराई। फिर उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा। कुछ ही दिनों में मम्मी सविता को एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम स्नेहा था। स्नेहा बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। जब मैंने उससे पहली बार मुलाकात किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन का में खालीपन भर गया है। नेहा और मैं जल्द में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद हमारा घर और खुशहाल हो गया। मम्मी सविता, स्नेहा और मैं एक परिवार की तरह रहने लगे। मम्मी सविता को अब इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकालकर मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने की मदद की। समय बीतता गया और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होता चला गया। मम्मी अब पहले से ज़्यादा खुश थी। मुझे भी इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उसका सपना पूरा कर दिया। अंत में मैंने सीखा कि जीवन में रिश्तों की अहमियत कितनी होती है, चाहे वह माँ बेटे का रिश्ता हो या पति पत्नी का। सच्चा प्यार और सम्मान ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। यही सीख मैंने अपने जीवन में उतारी। तो दोस्तों, इस कहानी का यह संदेश है कि परिवार की हमारी असली ताकत है और जब हम अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।